हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफ़ी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है। उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग JIB DVF के प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो कि पेपर 2 है उसके मॉड्यूल ए, जिसको हम लोगों ने अभी रिसेंटली शुरू किया है, इसके यूनिट 2 जो कि है AML KYC गाइडलाइंस। फ्रेंड्स, बीइंग अ बैंकर आपको AML KYC गाइडलाइंस के बारे में सब कुछ पता होगा, बट स्टिल जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ऑन द लाइन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके लिए कई एक चीजें थोड़ी डाउटफुल हो जाती हैं। लाइक मोस्ट ऑफ आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप 2 को एलिमिनेट कर पाते हैं, नेक्स्ट 2 में आप थोड़ा ऐसे अटक से जाते हैं। तो हम लोग इस जो वीडियोस को देख रहे हैं, स्पेशली प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के वीडियोस को, इसमें क्या है कि ये एक गार्निश वीडियो है आपके लिए। हम लोग जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन को पॉलिश करने वाले हैं। यहाँ क्या है कि वीडियोस थोड़े लेंदी हो सकते हैं बट आपके लिए रिलेवेंट होंगे, आप पहले से इनको जानते होंगे। बस यहाँ से जो फैक्ट्स एंड डाटाज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है एग्जाम तक। अभी फिलहाल हम लोग इसके कंटेंट्स को देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क, AML फ्रेमवर्क इन इंडिया, KYC पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर AML, ऑब्लिगेशंस अंडर PMLA, risk management, obligations under international agreements, FATF, correspondent banks, reporting under FATCA CRS, reporting obligations, implications of non-compliances of PMLA obligations and secrecy obligations। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मे बी वीडियो थोड़ा लेंथी हो बट यहाँ से जो टेक अवे है वो डायरेक्टली आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म रिस्क से। तो आपको पता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इज द प्रोसेस वेयर द ओरिजिन ऑफ फंड जनरेटेड फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज इज कंसील्ड मतलब क्या हुआ, मास्क्ड, एंड दीज फंड्स आर अगेन इन्फ्यूज्ड इनटू द फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सिस्टम्स। अभी फाइनेंशियल क्राइम क्या है? तो फाइनेंशियल क्राइम आपको पता है कि कोई भी क्राइम जहां से क्या है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, जहां से कुछ पैसे निकल के आ रहे हैं और उन पैसों को हम फिर से फाइनेंशियल सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहे हैं लेजिटिमेट पैसा बनाने के लिए। अभी वहीं पे जो थर्ड कंपोनेंट है वो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अभी हम लोग ऐसा भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऐसे पैसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से आती हैं, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल टेररिज्म फंडिंग के लिए किया जाता है। अभी तो इस तरह से क्या हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इंटरकनेक्टेड हो गया किससे? टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम से। तो अभी इसके लिए कुछ एक चीजें हैं जो हमको जाननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो एब्रिविएशंस हैं वो याद रखने हैं, वो 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अभी एक OCG, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप। तो ये देखिए, ये जो पूरा प्रोसीजर है अगर आप इसको ऐसे नोटिस करेंगे तो इसमें क्या है कि ये OCG के अंदर आता है और यहीं पे फिर आता है PML, प्रोफेशनल मनी लॉन्डर्स। लॉन्ड्रिंग आपको पता है कि लॉन्ड्रिंग कपड़े धुलने, तो उसी तरह से कि प्रोफेशनल मनी लॉन्डर्स होते हैं कि जो पैसे को धुलते हैं। धुलना मतलब कि पैसा जो है वो पहले किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से आ रहा है और फिर उस पैसे को हम फाइनेंशियल सिस्टम में डाल रहे हैं धो के। और वो कैसे होता है? वो ड्रग ट्रैफिकिंग, गन स्मगलिंग, करप्शन। तो ये जो चीजें हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही पैसे जो है वो जनरेट करे जाते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एंड प्रोफेशनल मनी लॉन्डर्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं और वो प्रोपोगेट करते हैं क्या? क्रिमिनल एक्टिविटीज, और जो पैसे वहां से क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं उन जनरेटेड पैसों को वो फिर से फाइनेंशियल सिस्टम में पुश करने की पूरी एक प्रोसीजर है उनकी, उसको अप्लाई करते हैं। अब उनके काउंटर में क्या है हमारे पास? वो है FATF। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये क्या है? एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है
और ये क्यों सेट हुआ है, इसको सेटअप करने का जो है कि जो मेजर्स होते हैं उनको हमने लेना है इस काम के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और ये जो है ये ओनली फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस जो है उनको भी इसका ध्यान रखना है। अभी यहीं पे है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो कुछ रिकमेंडेशन देती है। उन रिकमेंडेशंस में जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML आपने काफी पढ़ा होगा, और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ CFT। तो आपको ये सारे एब्रिविएशंस जो है फ्रेंड्स वो याद रखने हैं। और वहीं पे है कि FATF स्टैंडर्ड्स 2012, तो एक क्वेश्चन अगेन यहाँ है कि इसके स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड 2012 का रिकमेंडेशन क्या था, तो उसमें AML और CFT था। अभी हम लोग फिर से देख रहे हैं कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो एक है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसको अगर ऐसे समझें कि सबसे पहले पैसा जो है वो प्लेस होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसके बाद क्या है इसकी लेयरिंग करी जाती है। अभी लेयरिंग कैसे है, तो इसको क्या है ना, बहुत सारे अकाउंट्स में जो है पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बहुत मतलब पैसे को स्प्लिट कर दिया जाएगा और ढेर सारे अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा। अभी क्या है कि फंड्स पासेस थ्रू न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, की मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शंस में अलग अलग काम के लिए उसको इधर उधर किया जाएगा। उससे क्या है कि सेवरल लेयर्स की, मतलब कोई भी एक पैसा है वो कई हाथों में चले जाएगा। और फिर क्या है कि इंटीग्रेशन में, कि आपको पता है ना इंटीग्रिटी, उसमें क्या करना है आपने कि वो फिर से जो कलेक्टिंग फंड्स इन मल्टीपल अकाउंट्स इन अ फ्यू, मतलब कि फिर जो दूर में जो अलग अलग अकाउंट्स में पैसे पड़े थे उनको फिर से इंटीग्रेट कर देना है। अभी इंटीग्रेट करके उसको सम लीगल बिजनेस एक्टिविटी में डिप्लॉय कर देना है। तो क्या हुआ कि फाइनेंशियल सिस्टम में पहले पैसे आपने डाले, फिर उसको एकदम से आपने स्प्लिट कर दिया काफी सारे पार्ट्स में। फिर यहाँ जब ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जिससे ये ना पता लग पाए कि ये पैसे का सोर्स कहाँ था, फिर से उसको हमने लास्ट में लाके एक किसी लेजिटिमेट काम में लगा दिया कि 10 लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू करी है। अभी वो 10 लोग के पास पैसे कहाँ से आए, तो उसके लिए फिर 200 अलग स्टोरीज हैं। वो 200 लोगों के पास पैसे कहाँ से आए, उनके पास 2000 अलग स्टोरीज हैं। तो ऐसे करके जो लेयरिंग है, वो लेयरिंग वाला पार्ट जो है वो स्टोरी बिल्डिंग वाला काम है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो अभी इसमें क्या है, और फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये यहाँ आपको ऑड वन आउट क्वेश्चन की तरह आ सकता है, या फिर किसी एक एक्टिविटी के बारे में आ सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि काफी चलन है ऐसे क्वेश्चंस का जहां 1 और 2, 1 एंड 2, 1 2 3 ऑल अबव। तो ऐसे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में ऐसे वाले क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। अभी हम लोग देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ फाइनेंस। तो इसमें देखिए रेजिंग मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंड को रेज करते हैं, कहाँ से, अपने एम्फेथाइजर्स से, कौन, इंडिविजुअल लोग, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा मूविंग, फिर वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूट जो करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू terrorist organization can be located not only in the home country across the world। तो ये जो है ये अलग अलग जगहों से लोग पैसे जो है वो मूव करा रहे हैं, कहाँ, उन एक्टिविटीज वाले ग्रुप्स की तरफ। थर्ड जो है वो स्टोरिंग मतलब कि जो फंड रेज होता है उसको वो डिप्लॉय करते हैं किस काम के लिए, रनिंग द आउटफिट्स फॉर स्प्रेड ओवर अ टाइम, कि मतलब वो इन पैसों को स्टोर करके अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको स्लोली गेन करते हैं, मोमेंटम गेन करके, और फिर जब उनको लगता है तब वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी यूजिंग मतलब कि ये फंड्स जो हैं वो यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट टेररिज्म एक्ट्स एक्टिविटीज, एंड ये जो है अल्टीमेट एंड यूज जो है इस तरह के फंड का वो यही है, टेररिज्म एक्ट। अभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स फ्रॉम यूजिंग फाइनेंशियल सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। जो हमने अभी पीछे देखा कि उन एक्टिविटीज में हमको किसी भी एक जगह पे ब्रेक करना है, क्योंकि जब कोई चेन है वो चीजें चेन में चल रही हैं, तो हम उसको कहीं भी एक जगह अगर डिफेंड करेंगे तो उसमें क्या है कि वो चेन ब्रेक होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो वही स्टेप है कि हमको आइदर एट एंट्री लेवल और बीच में कहीं किसी भी एक लेवल पे हमको क्या करना है कि उन चीजों को कन्फ्रंट करना है, उसको वहीं खत्म करना है। उससे क्या होगा, चेन कंप्लीट नहीं होगा और ये जो प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है वो ब्रेक हो जाएगा। अभी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन सोसाइटी, की मतलब जो सोसाइटी में जो पैसे ऐसे इन्फ्यूज होके इन अ इलीगल मैनर सिस्टम में आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि अननेसेसरी उन पैसों से क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं टू सेफगार्ड द इकोनॉमी फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइम्स, और वहीं जो फोर्थ है वो है टू प्रिवेंट टेररिज्म गेनिंग अक्रॉस द फाइनेंशियल सोर्सेस। नहीं तो क्या होगा कि जो पैसे हैं वो गलत डायरेक्शन में मोबिलाइज होंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं AML फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है पीएमएलए कब 2002 में। तो फ्रेंड्स अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्या है कि ऑल फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स एंड सर्टेन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्लेयर्स जो है उनके लिए है कि उन्होंने क्या एक्ट करना है, उन्होंने रिपोर्टिंग एंटिटीज की तरह एक्ट करना है। रिपोर्टिंग एंटिटीज मतलब क्या है कि जो भी उनके थ्रू या अक्रॉस चैनल, उनके चैनल में किसी भी इस तरह का कोई काम हो रहा है जो सस्पिशियस है, वेयर वी आर फाइंडिंग कि सम मनी इज बीइंग इन्फ्यूज्ड फॉर लॉन्ड्रिंग पर्पस, तो उसको रिपोर्ट करना है। और इवन इफ सस्पिशन है तो आपको आउट ऑफ सस्पिशन भी आपको उसको रिपोर्ट करना है। देन देयर विल बी वन मोर फोर्स, देयर विल बी वन मोर टीम जो उसको मॉनिटरिंग करेंगी और मॉनिटरिंग करके ये डिसाइड करेगी कि ये फंड जो है वो लेजिटिमेट फंड है, लीगल है, या फिर इससे कुछ और काम चल रहा है। अभी फिर क्या है कि जो पूरे लीगल प्रोविजंस हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि दो चीजें हैं, एक है पीएमएलए और दूसरा है पीएमएलआर। पहला वाला जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वहीं दूसरा वाला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, कहाँ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को बहुत साफ साफ देखना है। जो रूल्स वाला है, जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वाला है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आरईस। अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज बीन पुट, क्यों, टू डीलिंग विथ मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स। अभी इसमें क्या है, हमारे पास FIUIND है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स, यहाँ एब्रिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इनके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक होते हैं। और आप एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं, बीइंग इन अ बैंक, आप इन चीज़ों से डील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के एक पार्ट हो। बट शायद आप ये चीज़ें काफ़ी लोग नोइंगली कर रहे हैं, काफ़ी लोग अननोइंगली कर रहे हैं। अब यहीं पे क्या है कि हैज़ बिन सेट अप फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम various financial transactions from a certain business including bank and financial institutions। अभी यहाँ क्या है कि जो FIUIND जो है उनका रोल जो है वो सुपरवाइजरी पावर का है ओवर बिजनेस एंटिटी, इसमें PMLM। अभी वहीं ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनका काम क्या है कि इन्वेस्टिगेट करना एंड प्रोसिक्यूट करना किसको, मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम को। और इनके पास एक और जो अथॉरिटी है, दैट ट्रैकिंग एंड अटैचिंग द एसेट्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ सो एंड सो एसेट इज बीइंग, इट हैज बीन बिल्ड बाय मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा, और कुछ और बातें जहाँ कुछ ऐसे एस्टैब्लिश होता है, देन दे कैन गो फॉर अटैचमेंट ऑफ एसेट्स। और वहीं पे हम लोग स्पेशल कोर्ट भी है, उनका क्या है काम, स्पेशल कोर्ट जो है वो ओनली केसेस पर्टेनिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम, तो वो इनसे भी डील करते हैं। और इनके पास जो पावर है अगेन फ्रीज ऑफ एसेट एंड इवन जो एसेट्स हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अगर है तो उनको फ्रीज करना। अभी फोर्थ हम लोग देखने वाले हैं कि द रेगुलेटर्स ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड अंडर PMLA, और उनका जो काम है उनके लिए एक ऑपरेटिंग SOP है, उनको उसको फॉलो करना है और बेस्ड ऑन दैट उनको अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करना है अंडर PMLA एंड PMLR। अभी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के मामले में क्या है, ये आप फ्रेंड्स इसको VVI समझ लो। इसमें क्या है कि पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कहाँ आता है, सेक्शन 3 ऑफ PMLA में आता है। उसके बाद सेक्शन 45 ऑफ PMLA वो क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस है वो अगर प्रूव हो जाता है PMLA के अंदर, तो वो फंजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा। वहीं हम लोग अगर सेक्शन 4 ऑफ PMLA को देखें तो इसमें क्या होता है कि जो पनिशमेंट है जो मिलनी है वो क्या है, नॉट लेस देन 3 years बट अप टू 7 years। और फाइन कितना है, एज पर द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। मतलब फाइन मतलब कि पैसे उन्होंने कितने भरने हैं वो, और मिनिमम जो इम्प्रिजमेंट है वो 3 years का है। वहीं पे फ्रेंड्स यहीं पे एक और कैच है कि जहां पे जो ऑफेंस है उसमें नार्कोटिक ड्रग और सब्सटेंसेस रिलेटेड एक्ट जो है वो लगा है NDPS से, तो वहां पे क्या होगा कि जो इम्प्रिजमेंट है वो एक्सटेंड होकर 10 years तक चली जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 mark क्वेश्चन आने के सीधे सीधे आसार है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिस्क परसेप्शन। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज,
country where the bank is incorporated, the location of bank branches, the places connected to the transaction and the nature and value of the transactions. तो ये सारे जो है वो आप कह सकते हैं कि ये विद इन द स्टेजेस की जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है वहां पे हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में इनबिल्ट है। अभी मेजर्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क, अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टू नो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग्स बेटर, मतलब कि एक बंदा है उसको जब हम लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं अपने बैंक के साथ तो हमको उनके बारे में एक कलेक्टिव एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर हमको ये पता है कि इनकी जो एनुअल ट्रांजेक्शन है वो 20 लाख की है, अगर वो अचानक से 1 करोड़ पे जा रहा है देन वी हैव टू थिंक ओवर इट। अभी वहीं पे दूसरा है डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द सस्पिशियस एक्टिविटीज टू FIUIND एज पर द लेट प्रोसीजर। अभी लेट प्रोसीजर क्या है वो हम लोग भी आगे देखेंगे। कंप्लाई विथ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस, एंड जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग सफिशिएंट ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए AML KYC प्रोसीजर्स को लेके। अभी फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि नो योर कस्टमर पॉलिसीज में कि 2002 से पहले तक एक थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करता था बैंक में किसी नए कस्टमर को, तभी उनको ऑनबोर्ड करा जाता था। अभी एज पर कस्टमर्स डेफिनेशन ये कहाँ आता है KYC नॉर्म्स में और सेक्शन 2HA ऑफ PMLA। अगेन फ्रेंड ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट कर लेंगे। डिफाइंस कस्टमर एज क्लाइंट एज फॉलोज। अभी क्लाइंट का मतलब क्या है कि क्लाइंट मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विथ अ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन whose behalf the person was engaged in the transaction। तो आपने इस एक वर्ड से कि इस 2-3 लाइंस को 2 बार ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कि एक क्लाइंट वो बंदा है जो ट्रांजैक्शन करता है किसी तीसरे बंदे के बिहाफ पे। तो ऐसे करके हमने एक रखनी है, क्योंकि इससे फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो कि यहाँ एक क्वेश्चन आपके पास 2HA ऑफ PMLA वाला आता है। अभी की एलिमेंट ऑफ KYC पॉलिसी उसमें क्या है, इट इज टू बी approved by board of directors or any committee of the board. It should be reviewed regularly at least once in a year, or usually the principal officer is responsible for keeping KYC policy updated and relevant। तो हमने इन तीनों ही पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कहाँ हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी मीन्स बैंक। अभी कई बार ऐसे आता है क्वेश्चन कि जो KYC पॉलिसीज हैं उनको कौन अप्रूव करता है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे RBI और भी कई चीजें। तो वहीं पे आपने इन चीजों का ध्यान देना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी कमिटी ऑफ द बोर्ड। कमिटी मतलब कि बोर्ड ने जिस कमिटी को बिल्ड किया है फॉर KYC पॉलिसी। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारे आप इन डे टू डे बेसिस आपको पता है ये चीजें, लेकिन एक बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है हमको उसको ब्रेक करना है कि लाइक KYC रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आपको लगेगा कि वो RBI का ही गाइडलाइन होगा। लेकिन RBI ने एक और गाइडलाइन दे दिया है कि आपने जो पॉलिसीज बनानी है वो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ या किसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। अभी फिर वही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी कमिटी ऑफ द बोर्ड। तो अभी कमिटी ऑफ अ बोर्ड तभी जब उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेलीगेट किया हो। अभी द की एलिमेंट ऑफ KYC उसमें क्या है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये आपको पता होगा, यू विल बी वेल नोन ऑफ दैट कि हमको कस्टमर को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, मतलब उनके जो भी डिटेल्स हैं उनको देखना है। फिर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके चेक करना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कि वो जो भी एक बंदा ऑनबोर्ड हो रहा है उसके कितने क्या रिस्क हैं और रिस्क के कई एक पैरामीटर्स हैं कि वो एक्सपोज नहीं है, वो किस काम में है, क्या बिजनेस करते हैं, इन चीज़ों को देखना है। एंड द फोर्थ वन कि किसी भी नए अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा है बियॉन्ड व्हाट ही हैज टोल्ड। कि मतलब कोई अगर बंदा आपसे कह रहा है कि ही इज इन गवर्नमेंट जॉब, तो आपको पता है कि हिज जो उनके अकाउंट में क्रेडिट फ्लो या डेबिट फ्लो होना है दैट विल बी एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन आपको दिख रहा है कि दैट इज बियॉन्ड दैट, तो फिर आपको उसको रिपोर्ट करना है। अभी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर AML, तो PMLR जो है दैट स्टिपुलेट्स द बैंक्स टू डेजिग्नेट फॉलोइंग फंक्शनरीज फॉर द मीटिंग PMLA ऑब्लिगेशन। अभी उसमें सबसे पहले कौन है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। अभी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक एज लेट आउट इन PMLA। अभी इसमें कौन कौन से सेक्शन 11A 12AA और ये सब है
PMLR एंड द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ रेगुलेटर्स। अभी जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है शैल बी अ फंक्शनरी हु इज MD और ऑथराइज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, हम लोग जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं AML के लिए। फिर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोपराइटर ऑफ अ प्रोपराइटरशिप फॉर्म। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमको एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो है वो चाहिए हर एक कंपनी में, जिस भी कंपनी के साथ बैंक डील कर रही है। अभी मैनेजिंग ट्रस्टी फॉर द ट्रस्ट, अभी सीनियर मैनेजमेंट और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इनको ध्यान रखेंगे। ऐसे तो पढ़ना सब कुछ है, आपको चीजें पता है। प्रोपराइटरशिप फॉर्म के लिए होगा, मैनेजिंग ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट के लिए होगा। तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको पता है। लेकिन यहीं पे एक जो ये आ गया सीनियर मैनेजमेंट डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम, मतलब बोर्ड ने उसको डेजिग्नेट किया हो कि हाँ ही विल बी आवर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, तो ऐसे करके। अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है कि इंश्योरिंग फंक्शनल सेटअप सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऑफ AML KYC, कीपिंग KYC पॉलिसी अपडेटेड, हैविंग स्किल्ड स्टाफ एंड अडॉप्टिंग टू चेंजिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क। अभी हम लोग देख रहे हैं कि PO प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी इनको बोलते हैं। तो वो क्या है कि बैंक मस्ट डेजिग्नेट अ सीनियर ऑफिसर एज PO इन टर्म्स ऑफ PML। अभी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन क्या कराना है KYC AML पॉलिसी को, इन्होंने ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करवाना है एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू FI। अभी इनको मेंटेनेंस करना है, मतलब लाइसेंस बना के रखना है किससे, इन्फोर्समेंट एजेंसीज से। अभी इन्होंने और क्या करना है कि इंश्योरिंग सबमिशन ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड, कीपिंग AML मॉनिटरिंग सिस्टम अपडेटेड। अभी वहीं पे हम लोग एक थर्ड विंग की तरफ चलते हैं, वो है AML टीम। ये क्या करते हैं कि रिव्यू एंड अपडेट ऑफ KYC पॉलिसीज। इन्होंने रेगुलरली चेक करना है कि मार्केट में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इकोनॉमी में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से हमने पॉलिसी जो है हमारी उसको कैसे रिवैम्प करना है। गाइड बिजनेस इन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, फिर assess and periodically review of banks मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क्स। फिर कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। अभी फ्रेंड्स अगेन ये क्वेश्चन कि कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन जो है दिस इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आपने PO नहीं डालना है, DD नहीं डालना है, यहाँ पे आपने AML टीम को डालना है जब भी क्वेश्चन आता है। तो अभी फिर है कि मॉनिटर ट्रांजेक्शन्स फॉर स्पॉटिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज, सबमिट मैंडेट रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टू FI। अभी है कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। तो ऑब्लिगेशंस में हमने देखना है कि अंडर PMLA जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं कौन है वो, स्पेशली बैंक्स। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने दे हैव टू वेरीफाई कस्टमर्स आइडेंटिटी एंड बेनिफिशियल ओनर। और बेनिफिशियल ओनर जो होगा वो क्या होगा, वो किसी भी बिजनेस का बेनिफिशियल ओनर होगा और उनके आधार पासपोर्ट्स को हमने वेरीफाई करना है। हमने किसी भी ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को मिनिमम 5 years के लिए रखना है। कीप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट फाइल्स फॉर 5 years इवन आफ्टर क्लोजर, आइदर इट इज अ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन का लोन अकाउंट उनको नेक्स्ट 5 years के लिए आपने होल्ड करना है। इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तो आपको पता है। फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस वेरीफाई क्लाइंट्स आइडेंटिटी, एसेस ओनरशिप एंड फंड सोर्सेज, की मतलब आपने जो है कि रिकॉर्ड पर्पस के लिए ये चीजें पता करनी है। सारे ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए। कोई ऐसा बंदा है जिसने अपने अकाउंट में लास्ट 5 years में एक रेगुलर ट्रांजेक्शन किया है, ऐसे 50,000, 1 lakh, 2 lakh ऐसे, अभी अचानक से ही इज कमिंग अप टू यू विद सम कैश ऑफ 10 lakhs, 20 lakhs, या फिर वो आपसे कह रहे हैं कि कोई और ट्रांजेक्शन करना है या उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, देन यू हैव टू बी विजिलेंट। अभी हैंडल हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस विद केयर इंक्लूडिंग कैश एक्टिविटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट, और जहां भी आपको ऐसे सस्पिशियस लग रहा है यू हैव टू बी अलर्ट। तो वहां क्या करना है कि जो आरीज हैं उनको आगे रिपोर्ट करना है। और रिफ्रेन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इफ मेजर कैन नॉट बी टेकन, मतलब आपने कुछ पूछा और इफ दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई तो आपको चीजों को ऑन होल्ड करना है या फिर आप उसको सीधे मना कर सकते हो। इफ सस्पिशियस इनहेंस मॉनिटरिंग टू स्क्रूटनाइज बिजनेस रिलेशनशिप, कि मतलब आपको चीजें अगर लग रही हैं किसी एक एंटिटी के लिए कि यहाँ पे सस्पिशियस है, कुछ ऐसे हो रहा है जो
दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इन दैट केस आपको मॉनिटरिंग बढ़ानी है उनके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, और जो उनके बेसिक डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं उसको स्क्रूटनाइज करना है। अभी रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच, उसमें क्या है कि बैंक अप्लाइज रिस्क बेस्ड अप्रोच विथ अप्रूव्ड पॉलिसी। दूसरा क्या है कि इन्होंने CCD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग बेस्ड। तो भी हम लोग रिस्क असेसमेंट को देखेंगे। इसमें क्या है कि बैंक मस्ट एक्सेस एंड मिटिगेट ML and TF risk from customer, product, regions, channel and transaction. This is a proportion to their nature, size and complexity. और ये कब करना है? जो रिस्क असेसमेंट है आपने एनुअली करना है। अभी कस्टमर्स रिस्क कैटेगराइजेशन, अभी रिस्क कैटेगराइजेशन क्या है कि पहले तो कि कस्टमर का रिस्क क्लासिफिकेशन करना है, वो होता है हाई, मीडियम एंड लो। और इसमें क्या है कि जो फैक्टर्स हैं वो किन बातों पर डिपेंड करते हैं कि बिजनेस नेचर, लोकेशन, पेमेंट, टर्नओवर, इन चीजों पे। अभी क्लियर आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट, उसमें है कि अगर सब कुछ वेरी क्लियर है तो उसको लो रिस्क में डालना है, वहीं पे अगर कुछ अनसर्टेन प्रोफाइल्स आ रही हैं तो उनको मीडियम और हाई रिस्क में डाल देना है। इनका जो रेगुलर रिव्यू है वो एवरी 6 मंथ्स में होना है इन केस ऑफ मीडियम एंड हाई। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक और डाउट हो रहा होगा कि हम लोगों के पास एक हाई, मीडियम एंड लो के लिए एक 10 ईयर्स, एक 2 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स ऐसे भी कुछ है कि जब कस्टमर हाई रिस्क पे होता है तो उसने 2 ईयर्स। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि रिस्क कैटेगराइजेशन जो है उसका जो रिव्यू है वो एवरी 6 मंथ्स में होना है, लेकिन उनका जो KYC अपडेट है, ये जो है वो KYC अपडेट के बारे में है कि अगर कोई कस्टमर है ही इज ऑन हाई रिस्क तो उनका जो KYC अपडेट है वो एवरी 2 ईयर्स में होना है। मीडियम वाले का जो KYC अपडेट है वो 8 ईयर्स में होना है, और लो वाले का जो KYC अपडेट है वो 10 ईयर्स में होना है। लेकिन जो रिव्यू है रिस्क कैटेगराइजेशन का, कि मतलब कोई बंदा है वो अभी मीडियम में है, क्या उसको हम हाई में डाल सकते हैं या उसको हम लो में डाल सकते हैं, तो ये जो रिस्क कैटेगराइजेशन है ये हमने 1 इन 6 मंथ्स करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे हम लोग रिस्क कैटेगराइजेशन रेगुलर रिव्यू की बात हो रही है या KYC अपडेट की हो रही है, हड़बड़ी में इन चीजों को देखना भूल जाते हैं। सो बेटर कि अगर मैंने ये बोला है तो आपके दिमाग में ये रजिस्टर हुआ होगा, और इन फ्यूचर जब चीजें आएंगी तो हम लोग उसको अच्छे से मार्क कर पाएंगे। अभी रोल ऑफ अदर फंक्शंस, तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने रोबस्ट फ्रेमवर्क रखना है। इंटरनल ऑडिट इंश्योर्स द कंप्लायंस विथ KYC ML। अभी वहीं पे जो कॉन्करेंट एंड इंटरनल ऑडिटर हैं वो क्या करते हैं, वेरीफाई द ब्रांच लेवल KYC AML प्रोसीजर्स। वहीं जो ऑडिट कमिटी है रिव्यूज द फाइंडिंग्स एंड कंप्लायंस इट क्वार्टरली। तो जो ऑडिट कमिटी की फाइंडिंग्स है उसको जो कंप्लाइड करना है वो क्वार्टरली करना है। फिर है न्यू इनिशिएटिव की बात, तो न्यू इनिशिएटिव जो है वो हम लोगों ने लेना है, और हम लोगों ने जो भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्निकली और डिजिटली आप खुद को इक्विप्ड कर रहे हो वहाँ पे जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं है अभी। वहीं पे फिर हायरिंग ऑफ स्टाफ एंड ट्रेनिंग बैंक स्टाफ, तो इसमें फिर से वही है कि हम लोगों ने क्या करना है कि जहाँ भी थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल करना है, लाइक जहाँ हम लोग BCs CSPs का इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट का, तो वहाँ हम लोगों को ज़्यादा ड्यू डिलिजेंट होना है। और साथ ही हम लोगों ने हाई इनहेरेंट रिस्क जो है उसको हमेशा एक्नॉलेज करके चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है। और जो सारे स्टाफ्स हैं उनको KYC AML के सारे प्रोसीजर से वो वेल अवेयर्ड होने चाहिए, उनको मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और उनकी ट्रेनिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहनी चाहिए। अभी ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, तो इसमें क्या है कि बैंक्स फॉरबिडन फ्रॉम ओपनिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल एंटिटीज ऑन UN's ISIL एंड अल-कायदा सैंक्शन लिस्ट। और ये जो लिस्ट 1988 की सैंक्शन लिस्ट है, अभी इसमें से इफ मैच डिटेक्टेड, पहले तो कि आपने FIUIND को और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को तुरंत नोटिफाई करना है एज पर UAPA नोटिफिकेशन। अभी फ्रेंड्स क्या है कि अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोगों ने सारी चीज़ों को सिर्फ FIUIND को रिपोर्ट करना है, लेकिन जहां भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात आती है, स्पेशली ISIL एंड अल-कायदा सैंक्शन लिस्ट में जो कंट्रीज हैं या फिर जो
लिस्ट में जो भी एंटिटीज हैं उनके बारे में। तो क्या करना है, आपने अकाउंट को फ्रीज करना है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्डर, और ऑल्सो बैंक मस्ट एक्नॉलेज एनी अदर यूएनएसआर सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। तो हम लोगों ने हमेशा इन चीजों को चेक करते रहना है और ये इस लिस्ट से अपडेटेड रहना है। अभी है एफएटीएफ आइडेंटिफाइड ज्यूरिडिक्शन। अभी एफएटीएफ जो है वो क्या करती है, इश्यूज स्टेटमेंट ऑन कंट्रीज नॉट फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, की मतलब जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको नहीं फॉलो करने वाली कंट्रीज के लिस्ट को पर्कुलेट करते हैं। कब? वंस इन एवरी 4 मंथ्स। अभी बैंक्स को क्या है कि बैंक कंसिडर्स रिस्क ड्यू टू एएमएल सीएफटी कैप्स। अभी उसमें क्या है कि जो भी ये लिस्टेड ज्यूरिडिक्शंस हैं, कंट्रीज हैं, उन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए जब भी कोई बंदा उस कंट्री का हो या कोई ट्रांजैक्शन उन कंट्रीज के साथ हो रहा हो। ओनली लेजिटिमेट और जो वैसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस रिलेटेड सिर्फ वही अलाउड होंगे। स्क्रूटनाइज ट्रांजैक्शंस एंड रिट्रेन फाइंडिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स, फर्निश फाइंडिंग्स टू आरबीआई एंड अथॉरिटीज ऑन रिक्वेस्ट। अगर आरबीआई या जो कंसर्न स्टेक होल्डर हैं वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई डिटेल्स आपसे मांगते हैं देन यू हैव टू कॉपरेट। अभी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, फ्रेंड्स आप लोग बीओई आपने सुना होगा। अभी आप बीओई को फिलहाल रहने देते हैं, हम लोग फिलहाल ऐसे देखते हैं इन अ सिंपल वे कि एक बार एक बंदा है वो इंडिया में है, ही इज डूइंग बिजनेस विथ चाइना। तो उनके जो जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने चाइना से कोई मशीन मंगवानी है, तो ये यहां से पैसे भेजेंगे, वहां की कंट्री में जाएगा, वहां की कंट्री से वो सामान यहाँ की तरफ आएगा। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा इश्यू होता है कि कोई बंदा कैसे अपने पैसे डायरेक्टली किसी दूसरी कंट्री के किसी मर्चेंट को भेज दे। तो उस बीच में क्या होता है कि कुछ बैंक्स आते हैं जो वहां के होते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में कवर होता है। आई होप आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पैसे हैं वो पहले एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं, फिर उस मर्चेंट को मिलते हैं थ्रू द प्रोसीजर, और फिर वहां से प्रोडक्ट जो है वो वापस भेजा जाता है। तो इसमें जो बीच के बैंक्स हैं उनमें से वन ऑफ द बैंक जो होगा वो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होगा। अभी ये जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है उसका एक बेसिक आउटलाइन आप समझ गए। अब देखिए कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो है दैट इन्वॉल्व्स बैंक होल्डिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर बैंक्स। वो मतलब कि यहाँ जो मैं एक बैंक का कस्टमर हूँ, मैं बिजनेस अगर चाइना के किसी कंपनी के साथ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि मेरी बैंक जो है वो वहां किसी बैंक के साथ टाई अप करके चीजों को डील करेंगी। अभी वाइटल फॉर ग्लोबल फाइनेंस मतलब कि जो ऐसे बिजनेस हो रहा है, एंड साथ ही ये बहुत ही वल्नरेबल है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए। क्योंकि मान लो कि मैं एक बंदा है वो चाइना से एक सामान मंगवा रहा है विच मे कॉस्ट ओनली 10,000, लेकिन वो 10 लाख रुपीज पे कर रहा है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली वो पैसे को सिस्टम में डाल रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान हमने रखना है कि वो ओवर प्राइस पे करके और चीजों को मतलब पैसे को कहीं और भेज रहे हैं, दैट मनी इज डायरेक्टिंग टूवर्ड्स दूसरा कुछ काम। अब बैंक्स मस्ट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन corresponding relationship following specific norms। अभी वो क्या है, पॉलिसी नीड्स टू विथ रिलेशनशिप कंडीशंस। अभी ड्यू डिलिजेंस जो है वो इंक्लूड बैंक डिटेल्स, कंप्लाइंस लेवल, अकाउंट पर्पस, थर्ड पार्टी एंटिटी और ऐसी चीजें। फिर नो शेल बैंक, मतलब ऐसे ना हो कि वो बैंक एग्जिस्ट ना करती हो। और हाँ, ये शेल बैंक जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें क्या है कि कोई ऐसा बैंक या ऐसी कंपनी जो ओनली ऑन पेपर एग्जिस्ट करती हो, तो वो जो है वो शेल बैंक की कैटेगरी में आती है। अभी एक्सरसाइज कॉन्सेंट विथ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, एंड ये क्या है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है। अभी रिपोर्टिंग अंडर फटका सीआरएस, तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ये जो फटका है उसमें क्या है, पहले तो कि फटका स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। और ये जो है ये रिपोर्टिंग रिजीम विच रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू आइडेंटिफाई देयर यूएस अकाउंट्स और उसका ड्यू डिलिजेंस करना है। अभी रिपोर्ट देम पीरियोडिकली टू यूएस, इनको उनके इंटरनल रिव्यू सिस्टम आईआरएस को, क्योंकि इन केस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट, एक इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी। और एम क्या है, यूएस में जो लोग हैं वो कुछ
टैक्स इवेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए। और साथ ही एक इनकम टैक्स रूल जो है वो 114F, 114G, 114H वो इन्फोर्स करती है क्या, रिपोर्टिंग फॉर यूएस टैक्सेबल्स फटका एंड फॉरेन कंट्रीज टैक्सेबल टीआरएस। मतलब कि जो हम यूएस वाले जो लोग हैं उनके लिए जो कर रहे हैं वो फटका है, अदर देन यूएस अगर किसी और कंट्री के साथ हम लोग साइन कर रहे हैं दैट इज सीआरएस। अब रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को हम लोग देखते हैं। बैंक्स मस्ट सबमिट द ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स टू FIUND कब, बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड। अब वो क्या है कि मंथली रिपोर्ट जो है वो 15th ऑफ एवरी मंथ उनको भेजना है। कौन से, एक तो CTR रिपोर्ट है। CTR रिपोर्ट में क्या होता है कि 10 लाख एंड अबव के जो ट्रांजेक्शन है उनको भेजना है। अभी क्रॉस बॉर्डर वायर्ड रिपोर्ट, अब इसमें क्या है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर तो CBWTR, इसमें कि जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो है वो 5 लाख एंड अबव का हुआ है उसको भी मंथली कब भेजना है, 15 से पहले। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी वहीं कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके रिपोर्ट NTR रिसिप्ट जो है वो भी अबव 10 लाख वाला जो है वो भी सबमिट करना है। फिर CCR रिपोर्ट ये भी करना है, CCR रिपोर्ट। फिर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, बैंक रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट विद इन 7 डेज। कब कि ये, इसके लिए हमने 15th का वेट नहीं करना है। 15th मतलब कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर 20th ऑफ अक्टूबर को हो रही है तो उसके पास हमारे पास टाइम है 15th नवंबर तक का, कि हम 15th नवंबर तक में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1 अक्टूबर टू 30th अक्टूबर के बीच के ट्रांजेक्शन को हम 15th नवंबर तक भेज सकते हैं। लेकिन जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वाला है उसमें आपके पास ओनली 7 डेज का टाइम होता है। जो काउंटरफेट करेंसी वाला CCR है उसमें क्या है कि जो भी नोट्स आपको रिसीव होते हैं काउंटरफेट नोट्स, उनको रिसीव करना है, उनको इंपोर्ट करना है, उनको भी आपने रिपोर्ट करना है। अभी सस्पिशन रेज्ड कब, जब लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सिटी है, नो इकोनॉमिक रैशनल्स हैं और लग रहा है कि ये टेररिज्म फाइनेंसिंग की तरफ जा रहा है तब, और वैल्यू नॉट रिलेवेंट, इवन नॉन मॉनिटरी, और कुछ ऐसे अटेम्प्ट हो रहा है जो आपको लग रहा है कि विच इज फिशियस। अभी हम लोग इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ PMLA ऑब्लिगेशंस, तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि बैंक्स रिस्क, RBI एंड FIU पेनल्टीज। अभी वो पेनल्टीज क्या है, तो पहले तो कि एक वार्निंग लेटर इशू हो सकता है कब, जब PMLA का नॉन कंप्लायंस हो रहा है बैंक्स की तरफ से, तब। दूसरा कि मैंडेट करेक्टिव एक्शन एंड एक्शन रिपोर्ट सबमिशन, ये हो सकता है। तीसरा कि इम्पोज पेनल्टी ऑफ 10 lakhs to 10,000 to 1 lakh पर वायलेशन इंक्लूडिंग डिलेज। तो फ्रेंड्स ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था जो आपको पता होना चाहिए था। आई होप कि आपके लिए चीज़ें काफ़ी क्लियर रही होंगी, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश किया है कि चीज़ों को जितना क्रिस्प क्लियर कर सके, क्योंकि ज़्यादा क्रिस्प करने के चक्कर में जो क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो छूट सकते हैं। सो हम लोगों ने बहुत ही चीज़ों को ऑन द सरफेस रखने की कोशिश करी है एंड टू द पॉइंट वी आर इंटेक्टेड विद मैकमिलन बुक। सो फ्रेंड्स एक और जो है वो है सिक्रेसी ऑब्लिगेशन। वो क्या है कि बैंक्स मस्ट मेंटेन कस्टमर इंफॉर्मेशन सिक्रेसी, नॉट डिस्क्लोजिंग विदाउट परमिशन इवन फॉर क्रॉस सेलिंग। उसके बाद क्या है कि व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट फ्रॉम एजेंसीज इंश्योर कंप्लायंस एंड कंप्लायंस विद सिक्रेसी लॉज। एक्सेप्शन कब आता है, जहां लीगल कंपल्सन है, तो पब्लिक ड्यूटी और बैंक्स के इंटरेस्ट में विद कस्टमर्स कंसेंट ही करना है हम लोगों ने। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इवन वी आर डूइंग इट बट मे बी वी आर डूइंग इट विदाउट नोइंग। तो आप इन चीज़ों को ऑलरेडी कर रहे हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिली होगी छोटी छोटी चीज़ों की, और इसको हम लोग अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।